2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से एकजुट है, जबकि विपक्षी दलों ने एनडीए को हराने के लिए आईएनडीआईए, जिसे कि वो इंडिया कह रहे हैं, वो गठबंधन बनाया है। आईएनडीआईए गठबंधन में कांग्रेस के साथ ही कई राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में एनडीए और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की जबरदस्त टक्कर देखने मिलेगी ही, ये तो तय है। बीजेपी की निगाहें यूपी पर ज्यादा है, क्योंकि यूपी की लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। बीजेपी ने इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को भी यूपी पर फोकस करने के लिए तैयार करने की कोशिश की है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में 3 उपचुनाव हुए, जिसके नतीजों में जिस तरीके की तस्वीर बनी उसका लोकसभा की 80 सीटों के समीकरण पर क्या असर पड़ेगा, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमे में किस तरीके की हलचल है यूपी की 80 लोकसभा की सीटों को लेकर। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव से पहले रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव से पहले दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की थीं, लेकिन जब ये उपचुनाव हुआ तो परिणाम पलट गया और ये सीटें बीजेपी के पास चली गई। यानी कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने करीब 42,000 मतों से समाजवादी पार्टी के असीम रजा को मात दी, वहीं आजमगढ़ के भोजपुरी गायक और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई रहे धर्मेंद्र यादव को हराया था। बीजेपी के लिए ये जीत काफी मायने रखती है, क्योंकि रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खान और आजमगढ़ को अखिलेश मुलायम का गढ़ माना जाता रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे। वहीं 2014 के मुलायम सिंह यादव का जो यहां से जो सांसद चुने गए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर में सांसद बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को उतारा। उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव थे। अखिलेश ने दिनेश लाल यादव को हरा दिया, लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव पर एक बार फिर भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया। जब उपचुनाव के नतीजे आए तो दिनेश लाल यादव ने धर्मेंद्र यादव को पटखनी दे दी। अब बात करते हैं रामपुर की सीट की। रामपुर में उपचुनाव में बीजेपी ने घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया था। घनश्याम एक समय में सपा के दिग्गज नेता आजम खान के करीबी रह चुके थे। वो सपा में एमएलसी भी रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोधी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। तब वो पार्टी से टिकट पाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन टिकट मिल नहीं पाया। आजम खान के लोकसभा सीट छोड़ने पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बना दिया। दूसरी तरफ सपा ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को टिकट दे दिया। जेल से बाहर आने के बाद खुद आजम खान ने आसिम के नाम का ऐलान किया और उनके लिए प्रचार भी किया, लेकिन घनश्याम लोधी ने 42,000 मतों से जीत हासिल कर ली। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी के जीतने की वजह यह रही कि समाजवादी पार्टी की हार जो है वो ज्यादा चर्चा का विषय बनी, बशर्ते कि बीजेपी की जीत, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर अखिलेश यादव एक्टिवली नहीं नजर आए। आजमगढ़ के उपचुनाव में जातीय समीकरण सफल रहा। आजमगढ़ लोकसभा सीट के तहत मेहनगर, आजमगढ़ सदर, मुबारकपुर, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। दलित और कुर्मी वोटर्स भी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। आमतौर पर यादव वोटर्स सपा के साथ ही जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्थानीय स्तर पर निरहुआ जनता के बीच रहकर काम कर रहे थे। इसी का फायदा उनको यहाँ मिल गया। सपा के कोर वोटर्स भी बीजेपी में शिफ्ट हो गए, जबकि मुस्लिम वोट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और सपा के धर्मेंद्र यादव में बढ़ते दिखाई पड़े। ये तो बात हो गई इस सीट की। अब रामपुर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ पर है। लोधी, सैनी और दलित मतदाताओं की संख्या यहाँ काफी ज्यादा है। कहा यह जाता है कि घनश्याम लोधी इन जातियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा ओबीसी और सामान्य वर्ग ने भी बीजेपी का साथ दिया। चूंकि इस बार बीएसपी और कांग्रेस ने भी चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए हिंदुओं का वोट भी एकजुट हो गया और लोगों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। वहीं कांग्रेस के नेता और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खान ने भी बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। ऐसे में उनके समर्थक भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। बीजेपी के जीतने और समाजवादी पार्टी के हारने की दूसरी वजह अखिलेश यादव भी रहे, जिसका कि हमने जिक्र शुरुआत में किया कि उपचुनाव से उनकी दूरी वो यहां नजर ही नहीं आए।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव के दौरान प्रचार से दूरी बनाई थी। इसका असर परिणाम पर भी देखने मिला। अखिलेश ने रामपुर और आजमगढ़ में एक दिन भी प्रचार नहीं किया, जबकि आजमगढ़ उनका लोकसभा का क्षेत्र है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी बताई गई। लोगों का यह भी कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने जिसे चुनाव जिताया उसने एक बार भी आजमगढ़ को नहीं देखा, बेगाना कर दिया। जबकि रामपुर में आजम खान की काफी समय तक जेल में रहने के बावजूद भी उनका ज्यादातर वक्त जेल में ही कट गया था। बाद में वो भले निकलकर बाहर आए थे। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत की तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी योगी आदित्यनाथ का क्रेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रूप यानी यूपी के साथ साथ जो देश भर में छाया हुआ है वो बहुत इफेक्टिवली काम करता दिखाई पड़ा। रामपुर और आजमगढ़ में इसका असर भी देखने मिला। रामपुर में आजम खान के कई ठिकानों पर सरकार ने बुलडोजर चलवाया था, वहीं आजमगढ़ के कई अपराधियों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा भी कसा था। इसका सकारात्मक संदेश भी वोटर्स को बीच में गया। इसके अलावा मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना जैसी नीतियां भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की बात आपको बता दी। अब जरा रीसेंट जो चुनाव हुआ है, जो अभी थोड़े दिनों पहले हुआ है, उसकी बात कर देते हैं। वो है घोसी का उपचुनाव। समाजवादी पार्टी ने यहां जीत हासिल की है और बीजेपी के फेल होने की वजह क्या रही है ये भी आप समझिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुए घोसी के उपचुनाव को विपक्षी गठबंधन INDIA और NDA की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें कि बीजेपी फेल हो गई। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उतार दिया। सपा के सुधाकर सिंह ने NDA के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। सपा की जीत में अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला पास माना गया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने पहले से ही घोसी में विधायक रह चुके अपने कैंडिडेट पर दाव लगाया था, जबकि बीजेपी ने सपा छोड़कर आए दारा सिंह पर दाव लगाया। उपचुनाव के दौरान दारा सिंह पर दल बदलू होने का आरोप भी लगा। यही हवा पूरे घोसी विधानसभा में घूमती रही। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में चले गए और उनके दोबारा पार्टी बदलने के निर्णय को घोसी की जनता ने स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, सरकार का शक्ति प्रदर्शन भी जनता को रास नहीं आया। घोसी विधानसभा सीट पर जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो यहाँ मुस्लिम, दलित, OBC वोट बैंक ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 90,000 मुस्लिम, 90,000 SC, 90,000 यादव वोट बैंक के साथ यहाँ करीब 2 लाख OBC वोट बैंक है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने स्थानीय स्तर पर यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ दलित वोट बैंक को भी अपने ओर मोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जीत के बाद ही अखिलेश यादव घोसी के उपचुनाव के प्रबंध की जो जिम्मेदारी थी वो शिवपाल यादव को सौंपते हुए दिखाई पड़े। पार्टी में बड़ी भूमिका मिलने की आस में चाचा शिवपाल ने भी पूरी ताकत झोंक दी। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि चाचा ने कसम खाई है कि जब तक घोसी नहीं जितवा देंगे तब तक वहां से नहीं जाएंगे। शिवपाल यादव 15 दिनों तक घोसी में रहे। लगभग 10,000 घरों तक उनकी पहुंच रही। इस दौरान उन्होंने सुधाकर सिंह के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं भी की, जबकि बीजेपी की ओर से मंत्री और घटक दल के नेता घोसी के चक्कर ही काटते रहे। इसके बाद भी शिवपाल यादव की बनाई रणनीति का काट बीजेपी ढूंढ नहीं पाई। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि घोसी उपचुनाव के परिणाम का असर लोकसभा चुनाव में देखने मिलेगा। दावा यहां तक है कि यूपी में बीजेपी को झटका भी लग सकता है। अब देखना यह है कि घोसी उपचुनाव के परिणाम का असर लोकसभा चुनाव में कितना देखने मिलता है, क्योंकि इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जो 3 उपचुनाव हुए हैं बड़ी जगहों के यूपी में, वहां पर 2 में बीजेपी ने जीत हासिल की है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी में भी और इस वक्त समाजवादी पार्टी जो कि INDIA गठबंधन का हिस्सा बता रही है, ये दोनों ही मिलकर मजबूती के साथ 80 सीटों के लिए समीकरण बनाने की तैयारी कर रही हैं, जिससे कि यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें बढ़त बनाई जा सके और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।